कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, बिल्कुल सही बात। लेकिन पूछा जा रहा था कि इसका आयोजन किस शहर में किया गया था, पटना में, मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में? तो मैं कहूंगा बंबई में किया गया था। आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया? भारत की राजधानी दिल्ली है, नहीं दिल्ली है, बिल्कुल सही। लेकिन उससे पहले राजधानी क्या थी? बंबई थी, नहीं मद्रास थी, नहीं साथियों कलकत्ता थी। 1911 में साथियों ये राजधानी तब्दील की गई थी। तो कुल मिला के सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो कौन थे साथियों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है। किनका नाम आता है साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है। नारायण शर्मा गुड इवनिंग, शिवांगी तिवारी यहाँ पर चलिए। तो सभी लोग साथियों आंसर बताइए, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और कहने कि कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो इन चारों ऑप्शन में से साथियों कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो मैं कहूंगा बाणभट्ट जो थे ना साथियों, बाणभट्ट, यही तो दरबारी कवि थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका सही जवाब हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर यानी कि कौन सा युग में सुमेलित है? तो कौन सा युग में साथियों सुमेलित है मुझे बताइए। देखिए खजुराहो मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, ये साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कह रहे कि तिजारा मंदिर क्या राजस्थान में है? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों तिजारा मंदिर राजस्थान में है। और वेंकटेश्वर मंदिर ओडिशा में नहीं है साथियों, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पर है साथियों? आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा लिंगराज मंदिर की अगर बात करते हैं ये कहाँ पर है साथियों? ये ओडिशा में स्थित है। तो कुल मिला के कौन सा युग में सही सुमेलित था? ऑप्शन नंबर बी वाला सही सुमेलित था। तो ये क्या होगा? यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबर के, कांच के, लकड़ी के या लोहे के? तो फटाफट साथियों आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। तो अगर आपने साथियों यहाँ पर चुना है लकड़ी के तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए लकड़ी के पहिए का आविष्कार कब किया गया था? तो तकरीबन साथियों 3500 ईसा पूर्व किया गया था। 3500 ईसा पूर्व किया गया था। और कहां पर किया गया था साथियों? मेसोपोटामिया में किया गया था। और मेसोपोटामिया कहां था साथियों? इराक देश में था। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कौन सा साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी और हसन गंगू ने उसकी स्थापना की थी? तो संगम साम्राज्य की स्थापना हुई थी, बहमनी साम्राज्य की, या काकतीय साम्राज्य की, या विजयनगर साम्राज्य की? तो आपका राइट आंसर अगर है बहमनी साम्राज्य तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा की गई थी। साथियों आप लोग मुझे आंसर बताते रहिए फटाफट। अब जैसे कि ये सवाल आपके सामने है तो इसका आंसर सभी लोग साथियों एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब। यहाँ पर आपसे कहा यह जा रहा है कि अकबर का मकबरा साथियों किस शहर में है? फटाफट एक बार मुझे बता दीजिए। तो वाराणसी में है, या साथियों चेन्नई में है, या चंडीगढ़ में है, या साथियों आगरा में? तो अगर आपका जवाब यहाँ पर आगरा है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर का मकबरा आगरा में ही स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तो कहां पर साथियों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहां पर किया गया है? तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों यहाँ पर ज्योति, शिवांगी तिवारी, मंजू कुमारी, है ना, नारायण शर्मा। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि 1972 का जो शिमला समझौता ये किसके बीच हुआ था? देखिए एक तो इंदिरा गांधी थी और किसके बीच था हस्ताक्षरित हुआ था? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के बीच में साथियों हुआ था शिमला समझौता। और ये समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 341। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो अनुच्छेद 341 आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अधिकारों के संरक्षण की साथियों गारंटी देता है? तो यहाँ पर किस अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों यतो धर्मस्ततो जया, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे कि जो सूचना का अधिकार था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अधिनियम कब लागू किया गया साथियों? किस वर्ष ये लागू किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 2004, 2005, 2006 या 2007 में। तो अगर आपका जवाब 2005 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों अभी हम अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा होता है? तो कैनोपस होता है, सीरियस होता है, वेगा होता है, या स्पाइका होता है?
तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग भी याद रखेंगे कि सवाल का जवाब आपका सीरियस हो जाएगा, यानी कि रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा जो होता है उसका नाम साथियों सीरियस ही है। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि आर्द्रता का मापन सामान्यता से किया जाता है, यानी कि जो यहाँ पर साथियों खाली जगह है एक यहाँ पर, तो आर्द्रता का मापन सामान्यता आंशिक वाष्प दाब निर्धारण से किया जाता है, मैं कहूंगा नहीं। शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा तो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो अगर बात करते हैं स्ट्रोम्बोली, यानी कि स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि कोलंबो किस देश की राजधानी है साथियों, एक बार फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कोलंबो किस देश की राजधानी है। कोलंबो के बारे में साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो मैं कह सकता हूँ कोलंबो तो श्रीलंका की राजधानी है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करेंगे मलेशिया की मुद्रा क्या है, मुझे बताइए। मलेशिया देश की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर हम पैसों की बात करते हैं, पीसो की, तो पीसो साथियों कहाँ की मुद्रा है, ये मैक्सिको की मुद्रा है। कहाँ की साथियों, ये मैक्सिको की मुद्रा है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा क्वाचा की अगर बात करते हैं तो ये जाम्बिया की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है साथियों, ये आपकी जाम्बिया की मुद्रा है। और यूरो की अगर बात करें तो ये यूरोपीय संघ की मुद्रा है। लेकिन अगर मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया की राजधानी, मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैक्सिको की मुद्रा है पेसो, जाम्बिया की मुद्रा क्वाचा है, और अगर यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो इसकी साथियों यूरो हो जाएगी मुद्रा, और मलेशिया की मुद्रा रिंगित हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा क्या जा रहा है फटाफट बताइए। तो यहाँ पर शिवा है, ज्योति है, कामना शर्मा है, उसके अलावा रामजीत हैं, है ना। चलिए तो जिनका जिनका आंसर जा रहा है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए 23वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के पुनर्वन रोपण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो वनों को सुदृढ़ करना, या नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, या वन में घूमना, या वन में पशुओं की देखभाल करना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। यही होता है साथियों किसका मतलब, वन रोपण का मतलब। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। फटाफट आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए तो आपका जवाब साथियों क्या होगा, अगर आपका जवाब कोलकाता है तो मैं कहूंगा कोलकाता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा कोलकाता साथियों किस राज्य की राजधानी है, एक बार मुझे बताइए किस राज्य की राजधानी है साथियों। ये कमेंट में आंसर आप लोग बताइए, किस राज्य की राजधानी है कोलकाता। मैं आपके साथियों कमेंट का यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं तैयार किया तो समझ लीजिए कुछ नहीं तैयार किया, क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा है। बैंक दर, इंग्लिश में कहते हैं इसको बैंक रेट, इसका मतलब क्या होता है, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है साथियों, फटाफट मुझे बता दीजिए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग गैर अनुसूचित बैंकों द्वारा नहीं, साथियों यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो केंद्रीय बैंक होगा, यानी कि केंद्रीय बैंकों के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग तैयार कर लीजिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है, बताइए। तो ध्वनि की अगर बात करें साथियों, देखिए ध्वनि ठोस में चल सकती है ना, द्रव में भी चल सकती है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें, है ना, तो निर्वात में नहीं चल सकती है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए क्योंकि साथियों ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन निर्वात कोई माध्यम थोड़ी ना है। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए भाई, गुड इवनिंग, जो लोग भी गुड इवनिंग बोल रहे हैं गुड इवनिंग। चलिए हाँ कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कामना शर्मा कह रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो पटाखों का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा ये रहेगा एक सवाल, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग साथियों ये उसके तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे रासायनिक परिवर्तन इनमें से क्या है। तो क्या पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम के तार का गर्म होना रासायनिक परिवर्तन है, या साथियों कपड़े सुखाना, या साथियों पानी में चीनी का घुलना। तो साथियों यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो पटाखों का जलना जो है ना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्फा किरणों के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो अल्फा किरणें जो होती है ना साथियों, अल्फा किरणें ये हीलियम के नाभिक होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं साथियों। इसमें दो एक तरीके से प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं।
नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि रक्त समूह ओ कहलाता है। तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ को सार्वजनिक दाता कहते हैं, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कहते हैं, या दोनों कहते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों इसको सार्वजनिक दाता कहा जाता है। सार्वजनिक ग्राहक किसे कहा जाता है? एबी को कहा जाता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आप करें कि किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन कर दिया है, तो मैं कहूंगा सऊदी अरब की बात चल रही है। सऊदी अरब देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं? तो ये साथियों पुर्तगाल की यात्रा पर गई हैं। आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का देखिए कह रहे कि किस देश ने सभी दक्षिण सुडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द कर दिया है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों ये काम किसने किया है? ये काम अमेरिका ने किया है, यानी कि अमेरिका देश ने सभी दक्षिणी सुडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द कर दिया है। अगला सवाल कह रहे कि कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां जो बना है वो दिल्ली बना है, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद देखिए कह रहे कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि कहाँ पर हुआ है? मालदीव में हुआ है। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है साथियों? मालदीव में हुआ है। और कह रहे हैं किसने मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती? ये भी बहुत शानदार सवाल है। तो किसने जीती है साथियों? फ्रांसिस्को बगनिया ने जीती है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, चलिए कह रहे कि कहाँ भरणी उत्सव मनाया गया? तो भरणी उत्सव की अगर बात करें तो ये साथियों गोवा में नहीं, गुजरात में नहीं, ओडिशा में नहीं, ये साथियों केरल में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? ये केरल में मनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मैं कहूँगा आयरलैंड शीर्ष पर रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो किस राज्य की बात चल रही है? मैं कहूंगा तमिलनाडु राज्य की बात चल रही है, यानी कि तमिलनाडु राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट मुझे बता दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं ना, तो ल्यूनर साथियों चंद्रमा से संबंधित हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे 9 का संबंध, क्या साथियों? जैसे 9 का संबंध 729 से है, वैसे ही साथियों 11 का संबंध किस नंबर से हो जाएगा? कुल मिला के बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। फटाफट मुझे बताइए, क्या आपको नहीं पता है साथियों कि ये 9 का क्यूब होता है 729? क्या 9 का क्यूब कितना होता है साथियों? 9 का क्यूब आपका 729 होता है। तो 11 का क्यूब क्या हो जाएगा? आपको क्या पता है? 11 का क्यूब होता है साथियों 1331। तो आंसर आपका 1331 यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल एक नंबर सीरीज वाला सवाल आ गया है। कहा जा रहा है कि 27 है, उसके बाद 54 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 84 है, और उसके बाद 72 है, और उसके बाद 144 है। तो आपको ये बताने कि अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है साथियों, एक बार मुझे फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें आपको क्या समझ में आ रहा है साथियों? आपको नहीं लग रहा है क्या यहाँ पर कि यहाँ पर साथियों ये डबल एकदम से हो गया? 27 का डबल 54 होता है, लेकिन 54 से जो 42 हुआ ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है ना? ये चीज मुझे समझ में, अच्छा यहाँ पर 42 से 84, 42 का डबल होता है, तो और 72 का डबल क्या होता है? 70 70 140 2 2 4। बिल्कुल साथियों, तो कुल मिला के ये इसका डबल हो गया, 42 का डबल 84 हो गया, 72 का डबल 144 हो गया। अब यहाँ पर ये जो मसला आया है साथियों इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर तो माइनस का 12 हुआ है, और 84 में साथियों अगर आप माइनस 12 कर दोगे तो 72 आ जाएगा, है ना? तो साथियों 144 में अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 और 1 132 आ जाएगा। क्या 132 कहीं ऑप्शन में आपको साथियों नजर आ रहा है? मुझे तो साथियों यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों के 3G है, उसके बाद 6H है, और उसके बाद 11J है, 11J है, और 18 क्या है साथियों? M है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 3 से जो आपका ये 6 हुआ है ना साथियों, यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, और 6 से यहाँ पर 11 हुआ, यहाँ पर 5 बढ़ाया गया है, 11 से यहाँ पर 18 हुआ, यहाँ पर 7 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर बच्चा बच्चा बता देगा 3 5 7, अब 9 बढ़ाया जाएगा। तो 18 में साथियों 9 बढ़ाते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए जी होता है 7 पर और एच होता है 8 पर, यानी कि यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है, एच से जे हुआ है 2 बढ़ाया गया है, जे से एम हुआ है 3 बढ़ाया गया है, तो बच्चा बच्चा बता देगा 4 बढ़ाया जाएगा, तो एम में 4 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू, यानी कि साथों यहाँ पर क्यू आ जाएगा, तो 27 क्यू कहाँ पर लिखा हुआ है, 27 क्यू आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये समझ में आ गया साथियों, किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देंगे आप लोग। ALIGATOR को LAROGITA लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कंप्यूटर को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो यहाँ पर लेटर है ना, इन लेटर्स की मदद से ही ये वाले लेटर्स बनाए गए हैं, यानी कि इन लेटर्स की मदद से ही साथियों हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें, ये आपको दिख रहा है साथियों AL, तो AL को यहाँ पर LA बना दिया गया, यानी कि उल्टा कर दिया गया, तो अगर इसको भी हम उल्टा कर दें, CO को OC कर दें, तो OC एक तो यहाँ लिखा है एक यहाँ लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब IG किधर गया, IG इधर आ गया। अच्छा RO देखिए जरा, ऐसा तो नहीं साथियों, ये अंतिम वाले मतलब पहले शुरू वाले थे, अब अंतिम अंतिम वाले लिए हैं, तो साथियों हम क्या देखिए, ये OR लिखा है ना, तो यहाँ पर RO कर दिया गया, तो उसी प्रकार ये क्या लिखा है, ये ER लिखा है, तो ये RE हो जाएगा, RE। अब देखिए RE यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगा यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला, है ना। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे करेंगे आप लोग, देखिए डॉलर एस का मतलब है प्लस, ठीक है, और हैशटैग का मतलब है साथियों माइनस, ठीक है, @ का मतलब है गुणा, ठीक है, तो कुल मिला के हम ये लिख लें, ऐसा करें। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा साथियों माइनस, @ का मतलब क्या हो जाएगा, @ का मतलब साथियों गुणा हो जाएगा, और एक तरीके से अगर बात करें स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार का मतलब यहाँ पर भाग हो जाएगा। अब इसको साथियों सॉल्व करें, देखिए 24 लिखा है, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 45 लिखा है और 5 लिखा है। अब आपको फिट करना है इसमें, डॉलर कटा हुआ डॉलर वाला साइन है, तो यहाँ पर साथियों प्लस आ जाएगा, @ का मतलब गुणा होता है, हैशटैग का मतलब साथियों माइनस होता है, और स्टार का मतलब भाग होता है। अब भाग सबसे पहले सॉल्व होगा, ये बात आप लोग भी जानते हैं, है ना। चलिए तो देखिए 5 से कट करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 तियाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और प्लस आपका 24 हो जाएगा, 8 तियाँ 24, तो 24 24 ये तो साफ साफ 48 हो जाएगा। 48 में से साथियों 9 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई साहब, 39 बचेगा, मुझे बताइए। बिल्कुल 39 बचेगा। 39 कहाँ पर लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन कह रहे कि MF के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें, चलिए मैंने पानी पी लिया यहाँ तक अभी। हाँ, यानी कि एम जो है ना, एम साथियों ये एफ के दक्षिण पश्चिम में है, तो साथियों मान लीजिए एफ आपका यहाँ पर है और एफ का दक्षिण पश्चिम यही तो होगा, तो ये 85 मीटर है साथियों यहाँ पर ये एम आपका। और कहने के एफ के दक्षिण पूर्व में साथियों, एफ के दक्षिण पूर्व में क्या है, सी है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा, ये भी 85 मीटर की दूरी पर है। तो कहने के सी एम के सापेक्ष किस दिशा में, यानी कि सी जो है ना ये एम के सापेक्ष में किस दिशा में है, तो ये दिशा क्या कहलाई जाती है, कुल मिला के साथियों ये आपको यहाँ पर बताना, ये दिशा पूरब कहलाई जाती है। तो पूरब कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर साथियों किसका आंसर आ रहा है 48 का, ए थोड़ी ना होगा भाई। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि अबू की घड़ी में 4:50 हुआ है, जहां मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। मान लीजिए साथियों एक घड़ी है, तो एक घड़ी हमने यहाँ पर बना ली। चलिए तो यहाँ पर 1 बज गया, 2 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 7 और 8 बज गया, और साथियों 10 और 11 बज गया। कहा जा रहा है कि 4:50 हुआ है, तो 4:50 कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। 4:50 ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। कहने के जहां मिनट वाली सुई पश्चिम उत्तर की तरफ है, बिल्कुल साथियों ये होता है आपका उत्तर और ये होता है आपका पश्चिम, तो मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ही तरफ तो है। तो कह रहे कि घंटे वाली सुई किस दिशा में है, ये दिशा होती है पूर्व और ये दिशा होती है साथियों दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगी घंटे वाली सुई। और दक्षिण पूर्व कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, समझ में आया, अच्छा लगा ये सवाल। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग राइट आंसर। चलिए भाई, कह रहे कि निम्नलिखित में से समानता मालूम करें, यानी कि ये जो गिद्ध है, पतंग है, चमगादड़ है, उल्लू है, ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये सभी स्तनधारी पक्षी स्तनधारी हैं,
ये सभी उड़ सकते हैं, ये कोई समानता नहीं। देखिए कुछ ना कुछ तो समानता होगी, उल्लू, चमगादड़, पतंग। लेकिन ये पतंग क्या कैट वाली पतंग है ना, पतंग उड़ाने वाली पतंग, वो उड़ाते नहीं थे बचपन में डोरी से, वो वाली चीज है। तो अगर इसमें ये चीज आ गई है तो रात्रि में उड़ने वाले पक्षी, भैया ये पक्षी तो है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। ये पतंग स्तनधारी भी नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा ये सभी उड़ सकते हैं, गिद्ध भी उड़ सकता है, पतंग भी, चमगादड़ भी, उल्लू भी। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बता दीजिए कि सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए आपका आंसर आना चाहिए। स्वाति देवी, ड्रीम नीट है ना, शिवय है, कामना शर्मा है, ज्योति है। चलिए तो आंसर फटाफट आप लोग बताते रहिए। कहा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण कहता है। मान लीजिए साथियों कल्याण ये हो गया, ये कल्याण क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की तरफ साथियों इशारा कर रहा है और कह रहा है कि उनका पोता, है ना, मतलब इनका जो पोता है ना वो मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है। यानी कि इनका कोई भाई होगा, इनके भाई का एकमात्र पुत्र है ना, इनका कोई भाई होगा तो इनके ये भाई हो गए, और इनका ये साथियों पुत्र होगा। ये तो भाई का पुत्र हो गया, लेकिन ये इनका क्या है साथियों, इनके बेटे का बेटा है। तो मैं कहूंगा ये यही तो हो जाएंगे साथियों, है ना। तो ये कुल मिला के कह रहे कि उस व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है। कल्याण देखिए ये कल्याण के पिताजी हो जाएंगे, तभी तो ये पिता का पिता कहेगा। पिता के पिता कौन हो जाएंगे साथियों, यहाँ पर एक तरीके से हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये बाप होंगे, तो पिता आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पिता कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया ये सवाल, नहीं समझ में आया तो मुझे बताएंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि एम एच की पर पोती है ना, पर पोती। अब देखिए मान लीजिए साथियों एच आपका ये हो गया, एच की पर पोती का मतलब पता है क्या होगा, एक तो होता है पोती, एक होता है पर पोती। चलिए तो ये एच का कोई मान लीजिए ये बच्चा होगा, और इसका बच्चा मान लीजिए साथियों ये होगा, और फिर इसका बच्चा जो होगा ना वो होगी कौन, वो होगी साथियों एम। तभी तो साथियों ये परपोती होगी, इस एच की परपोती कौन होगी, एम होगी। मतलब दो एक तरीके से साथियों यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि एन की माँ एच है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। एन की माँ कौन हो गई, एच हो गई। कह रहे हैं कि एन एम की माँ की माँ है, यानी कि एन जो है ना ये एम की माँ की माँ है, तो साथियों ठीक है, एन एम की माँ की माँ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे हैं कि एन एम की के है, क्या ये कुछ अधूरा नहीं लग रहा है। तो कहने कि अच्छा एम और एन के बारे में पूछा जा रहा है, एम और एन। तो साथियों ये माता की माता होंगी, यानी कि मेरे हिसाब से साथियों ये नानी होंगी, है ना। एम की ये नानी होंगी साथियों, तो कुल मिला के नानी होंगी। तो नानी कहाँ पर है, नानी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट बताइए। चलिए तो कहा आपसे क्या जा रहा है, चलिए तो कहा जा रहा है कि एक शादी के समारोह में 476 लोग हैं। कितने लोग हैं, 476 लोग उपस्थित थे। कह रहे कि 213 शुद्ध शाकाहारी वाले थे, 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया। समारोह में कितने लोगों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन को खाया। टोटल लोग 476 थे। मान लेते हैं साथियों क्या, देखिए मान लेते हैं साथियों अगर ऐसा सवाल आता है ना तो आपको कुछ इस टाइप से करना होता है। इधर साथियों मान लीजिए हम शाकाहारी रख लेते हैं, है ना, और इधर हम क्या रख लेते हैं, इधर मांसाहारी वालों को रख लेते हैं। और ये जो बीच के हैं ये दोनों खाते हैं, शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे कि शाकाहारी जो खाते हैं ना वो कितने लोग हैं, वो 213 लोग हैं। और जो दोनों खाते हैं शाकाहारी भी मांसाहारी में, वो साथियों 32 लोग हैं। अब देखिए टोटल अगर बात करें, टोटल इन दोनों में कितने आना चाहिए, 476 आना चाहिए, लेकिन अभी कितने आ रहे हैं, 213, 213 और 32 आ रहे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, यानी कि 245 हो गए। तो कुल मिला के साथियों आपसे पूछा जा रहा है समारोह में कितने लोग सिर्फ मांसाहारी, तो इसको देख लो, इसमें कितने आएंगे मांसाहारी। तो साथियों इसको 476 में से घटा दो, 476 में से 245 घटाओगे ना तो ये वाले लोग आपको मालूम पड़ जाएंगे, एक आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, यानी कि 231 लोग साथियों यहाँ पर आ जाएंगे। मांसाहारी लोग कितने होंगे, 231 होंगे, और 231 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर के सवाल की तरफ साथियों हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और देखते हैं इस सवाल को। और आप लोग बताइए साथियों कि इस सवाल का जवाब आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए भाई तो कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं साथियों ये कथन और निष्कर्ष वाले सवाल। देखिए आपके सामने 2 कथन है ना, और साथियों 2 निष्कर्ष हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करें कि सभी गुड़िया उपहार हैं।
तो सभी गुड़िया उपहार है, मान लीजिए ये आपकी गुड़िया हो गई, और सभी के सभी गुड़िया क्या है साथियों, उपहार हैं। उसके बाद कहने के सभी उपहार क्या है साथियों, सभी के सभी उपहार यहाँ पर खिलौने हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। सभी उपहार खिलौने हैं, देखिए सभी उपहार खिलौने हैं, बिल्कुल, क्योंकि खिलौनों के अंदर अगर उपहार आ रहे हैं तो सभी उपहार खिलौने हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने उपहार हैं, जब सभी खिलौने उपहार हो सकते हैं तो कुछ खिलौने उपहार क्यों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 साथियों ये बिल्कुल सही है करके कुछ पेपर पेंसिल है, तो जैसा जैसा कहे जा रहा है ना वैसा वैसा यहाँ पर हम लोग करते जाएंगे। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये पेपर हो गया, और कहा जा रहा है कि कुछ पेपर पेंसिल है, तो ये साथियों क्या हो गया, ये पेंसिल हो गए। कुछ पेपर, कुछ पेपर साथियों क्या हो गए, पेंसिल हो गए, करके कुछ पेंसिल रबर है, मान लीजिए कुछ पेंसिल क्या हो गई साथियों, रबर हो गई, कुछ पेंसिल रबर हो गई, और सभी रबर डिब्बे बताए गए हैं यहाँ पर, तो सभी रबर क्या हो गई, सभी रबर साथियों यहाँ पर डिब्बे हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है और आपका कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही नहीं है। चलिए भाई, तो कहा जा रहा है कि कुछ रबर पेपर हैं, कुछ रबर पेपर हैं, कुछ रबर पेपर हैं, कैसे, देखिए रबर ये है, पेपर ये है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ पेपर डिब्बे हैं, कुछ पेपर पेपर ये है, डिब्बे ये है, कैसे हो जाएगा, दोनों गलत, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो अगर आपका जवाब यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है सातु उस वे नारे का चयन की जिसमें ये सही तरीके से आ जाए। पेन, स्टेशनरी, पेंसिल, ये वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, या डी वाला होगा, कौन सा यहाँ पर होगा ये आप लोग फटाफट एक बार बता दीजिए। देखिए अगर ये जो पेन और पेंसिल की बात करें ये सब स्टेशनरी के संबंध अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये पेन हो जाएगा, ये पेंसिल हो जाएगा, और ऐसा कहाँ पर बना हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि व्रत जो है ना, व्रत ये साथियों पुरुष को निरूपित करता है, तो व्रत वाले जितने हैं, व्रत के अंदर जितने नंबर हैं ये सारे पुरुष हैं। कह रहे कि जो त्रिभुज वाले हैं ना, त्रिभुज साथियों ये इंजीनियर वालों को निरूपित करता है, जितने व्रत के अंदर हैं, जितने त्रिभुज के अंदर हैं ये सब इंजीनियर हैं, और आयत के अंदर जितने नंबर हैं साथियों वो सब क्या है, डॉक्टर हैं। तो कह रहे कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन पुरुष नहीं, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो इंजीनियर भी है, पुरुष डॉक्टर भी है, लेकिन पुरुष नहीं है। तो 2 नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी में है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्या आ गया भाई साहब, तो ये सवाल क्या आ गया एक बार जरा देखिए। देखिए 200 ऐसा तो नहीं, यहाँ पर अगर बात करें तो 200 ग्राम जो होता है ना, ये 1 किलो का है ना, 1 किलो का कितना भाग होता है, 1 किलो का कितना भाग है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 200 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, 1 किलो का कितना भाग है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1/5 आ जाएगा, यानी कि 1/5 भाग होगा, और 1/5 कौन से ऑप्शन में, साथियों ऑप्शन नंबर डी वाले में। या समझ में आ गया साथियों ये सवाल, है ना, मैथ के सवाल अब आपके सामने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल रहा गया है 240 भाग और 5/4 यहाँ पर है, 4 के नीचे क्या है 5 है, और 5 के नीचे क्या है 3 है, और यहाँ पर साथियों भाग 1 है, और यहाँ पर भी भाग 1 है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर भी भाग 1 है, और यहाँ पर भी भाग 1 है। अब देखिए मैंने आपको एक बात ये बताई थी क्या, कि कभी भी अगर भाग होता है उसको हम गुणा में बदल लेते हैं, और उसको हम गुणा में बदल लेते हैं ना साथियों, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी ये आपके सामने लिखा हो, ये आपके सामने लिखा हो, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं और भाग को गुणा में बदल लेंगे, लेकिन शर्त क्या होती है, ये इसको उल्टा पलटी कर देते हैं। 1/3 है ना, तो 3/1 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये लॉजिक, ये रूल साथियों यहाँ पर लगेगा, बस इतनी सी बात आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आप मुझे इस सवाल का आंसर बताइए, बताइए मुझसे पहले बताइए। देखिए ये भाग है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा साथियों। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको 1/3 लिख लीजिए, मैंने इसको 1/3 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3 जो होगा ना, 3, ये 3 इधर को आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब नीचे आपका क्या है, नीचे आपका कुछ नहीं है, 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब ये 1 है, 1 लिखिए और ये गुणा में बदल लीजिए, है ना, है ना साथियों। और देखिए ये 15 हो जाएगा, 15/1 है, तो ये 1/15 हो जाएगा, यानी कि अब साथियों यहाँ पर 1/15 आ गया है। अब ये 15 उठ के साथियों कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, और साथियों इतनी बात आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो अब देखिए ये है ना, इसको जब आप गुणा में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60/1 है, तो 1/60 हो जाएगा, यानी कि 60 आपका साथियों यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपके सामने जो चीज है वो साथियों ये आ चुकी है ना, ये आ चुकी है, यानी कि 240 बटा कितना है साथियों, ये 6×5 30, यानी कि 300 है। तो कुल मिला के इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6×5 30 और 6×4 24, यानी कि पूरे इसको सॉल्व करने पर हमारे सामने क्या आया, 4/5 आया। और 4/5 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। तो समझ में आया कि 4 अंकों की
वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 27 से, 18 से, 15 से, 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो साथियों इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साथियों इस सवाल को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फटाफट मुझे बताइए आप लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 4 तरह के साथियों यहाँ पर नंबर हैं, है ना। अच्छा 12 इधर है, 12 ही पहले 12 हो गया, है ना, 15 हो गया और 18 हो गया और 27 हो गया। इनका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए साथियों? एलसीएम निकाल लीजिए। तो अगर एलसीएम निकालते हैं इनका तो 2 से कट करते हैं 6 आ जाएगा, 15 का 15 रहेगा, 9 आ जाएगा, 27 का 27 रहेगा, फिर से 2 से कट करते 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 9 का 9 रहेगा, 27 का 27 रहेगा। अब 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 15 का 3 पंजे 15 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 27 हो गया। 3 से कट करे तो साथियों यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। चलिए 3 एकम 3, 3 3 9 हो गया। 3 से कट करेंगे और एक बार 5 से कट करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? तो अब सातों इनको आप क्या कर लीजिए, आप सातों इनको गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 हो गया, 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 की गुणा साथियों 15 से कर लीजिए। तो 36 की गुणा साथियों हम 15 से कर लेते हैं। 6 पंजे आपका 30 हो गया, 5 तियाँ 15 और आपका 18 हो गया, और ये आपका 36 आ जाएगा, 0 आ गया, 14 आ गया, और ये 5 यानी कि 540 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर साथियों ये आपका देखिए, यही अगर ऐसा सवाल आएगा ना तो यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो नंबर दिए जाएंगे साथियों उसको एलसीएम निकालना होगा, जो नंबर आएगा फिर उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना पड़ेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? आपने बचपन में पढ़ी होगी, 9999। अब इसको साथियों आपको कैलकुलेट करना है। तो 540 एकम 540 हो जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 9 आ गया, 9 आ गया, ये आपका कितना 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 4 आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है 5 नीम 45 होते हैं ना, तो ये उससे थोड़ा कम है। अगर 8 करें तो 8 से सातों कराइए ज़रा, है ना। 4 अट्ठे 32 हो गया, 3 लग जाएगा, 8 पंजे 40 और 43 यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 आ गया, 7 आ गया, और ये 2 बच जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, या तो आप साथियों क्या 540 की गुणा 18 से कर दीजिए, तो आपको 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 27 से, 18 से, 15, 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो साथियों कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 54 की गुणा 18 से सातों कर दीजिए, देखिए क्या आता है। 4 अट्ठे 32 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, और 3 43 आपका हो गया, और आपका ये सातों 54 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, और 9 आ गया, 0 का 0 लग जाएगा। तो कुल मिला के 9720 आपका आंसर आ रहा है। 9720 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ये सवाल बहुत बार आता है। अगर साथियों कभी भी ऐसे करके किसी भी वृत्त की त्रिज्या में किसी भी चीज में अगर कहा जाए इतने प्रतिशत की कमी होती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आपको एक सूत्र का इस्तेमाल करना है। कमी हो रही है साथियों यहाँ पर, यानी कि आपको वही सूत्र का इस्तेमाल करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100। अब कमी हो रही है तो यहाँ पर 2 बार साथियों कमी कमी आ जाएगा, यानी कि 35 माइनस 35 प्लस आपका माइनस 35 गुणा माइनस 35 अपॉन 100 आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 का 70 हो जाएगा, आपका ये प्लस हो जाएगा। अब 5 सत्ते 35, 5 से कट करेंगे 20 आएगा, 5 सत्ते 35, है ना, और ये साथियों 4 आ जाएगा, यानी कि 7 सत्ते 49 बटे यहाँ पर 4 आ चुका है। अब इसको और कैलकुलेट कर लीजिए जरा, और कैलकुलेट इसको अगर करेंगे तो 7 चौक 28, यानी कि माइनस का 280 आ गया, और प्लस आपका साथियों 49 आ गया, है ना, और बटे साथियों यहाँ पर 4 आ गए। इसको जरा करिए, यानी कि 280 में से अगर हम कितना घटा देते हैं साथियों, अगर हम 49 घटा देते हैं 280 में से तो कितना जाएगा? चलिए 280 में से अगर हम यहाँ पर 49 को घटा देते हैं तो 231 आ जाएगा। कितना? 231, और 4 से करा लीजिए, माइनस का चल रहा है। 4 सत्ते 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 आ गया, 3 जाएगा 31 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो गया, बचा 3 और यहाँ पर 4। तो मैं कहूँगा 57 सही 3 बटा 4 कहाँ पर लिखा हुआ है? 57 सही 3 बटा 4 तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।